अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आइंदा मुंतखब वज़ीर आज़म का अभी कुछ फ़ाइनल नहीं, ज़ाहिरी बात है मुंतखब वज़ीर आज़म का फ़ैसला वोटर करते हैं, उसी तरह निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी फ़ाइनल नहीं है। बावजूद इसके कि इसका फ़ैसला मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ उन्होंने अपोजिशन लीडर ऑफ़ द अपोजिशन राजा रियाज़ के मशवरे से करना है, वो नाम भी अभी फ़ाइनल नहीं। मगर कुछ ख़बरें, कुछ इतलात हैं कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो हैं वही निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। ये इस बात की इत्तला तो सीनियर जर्नलिस्ट ने दी है। शहबाज राना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी खबर थी, और फिर एजाज़ सैयद ने भी ये खबर दी। हमें कुछ देर में वो ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन खबरों को तक़वियत कैसे दी। अगले माह इंटर्म गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी, और जितना अर्सा जो आइनी है उस दौरान वो इस और दूसरे जो हमारी इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इकदाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि इंटर्म गवर्नमेंट के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो, और टीम एफर्ट्स के ज़रिए हम उसको फिल फॉर इन मामलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश। और जब मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की बतौर निगरान वज़ीर आज़म बनने की खबरें मीडिया में गर्दिश करने लगी, तो कुछ देर पहले ही आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और ख़ास तौर पे जो मौसमियाती तब्दीली और माहौल की वफाकी वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन खबरों के हवाले से लाइल्मी का इज़हार किया और कहा निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा एतमाद में नहीं लिया गया। बड़ी क़यास आराइयाँ चल रही हैं जी, ख़ास तौर से केयर टेकर हवाले से, सेटअप के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उस पर मुशावरत के हवाले से कोई नाम हमसे शेयर नहीं हुआ है। अभी कोई बातें क्लोज नहीं हुई, कोई नाम शेयर नहीं हुए, तो यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें जो मैं वजाहत से कहूँगी आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है जी। ये सब फेक न्यूज़ है, कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। प्लीज़ कुछ ठोस खबरें भी उन पर भी तवज्जो दें। इक़्तिसादी हालात जो आपने सामने देखे हैं मुल्क में, वो आम आदमी के लिए कमर तोड़ महंगाई का बायस बने हुए हैं। इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल जनाब नैयर हुसैन बुखारी ने, और साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सहाफ़ी को वक्त देने के लिए। इसहाक़ डार साहब का नाम जो सामने आ रहा है, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ तो आ गया है कि अभी तक बाकायदा आपको एतमाद में नहीं लिया गया, मगर क्या आइनी तौर पर राजा रियाज़ बतौर लीडर ऑफ़ अपोजिशन उनका मशवरा ज़्यादा अहम नहीं है, और क्या पीपल्स पार्टी से मशावरत जो है वो कानूनी और आइनी तौर पे ज़्यादा ज़रूरी है आपके नज़दीक? थैंक यू। गुजारिश है कि आइन में तो यही है कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसके लिए कंसल्टेशन और कंसेंसस जो है वो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन का है, और इन केस उनका डिसएग्रीमेंट है तो पार्लियामेंट्री कमेटी जाएगी, पार्लियामेंट्री कमेटी भी डिसाइड नहीं करते तो फिर इलेक्शन कमीशन चला जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन पार्टनर्स है और हम भी पार्टनर्स हैं उनके, तो मॉरली ये मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी बनती है प्राइम मिनिस्टर की कि जिनकी बुनियाद पे वो पिछले 14-15 माह से इक़्तिदार में हैं, तो वो इन तमाम जमातों की वजह से हैं। सिर्फ कंसल्टेशन हम समझते हैं पीपल्स पार्टी के साथ ही दीगर जमातों के साथ भी इनको करनी चाहिए कि जिनकी बुनियाद पे इनको इक़्तिदार मिला, इनको मेजॉरिटी मिली हाउस में, तो उनसे भी इनको कंसल्टेशन करनी चाहिए इनको। मगर नईब बुखारी साहब, अभी तक नून लीग की तरफ से बाकायदा कोई इन खबरों की तरदीद भी नहीं की गई, और जब एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने भी इसकी वाज़ेह तौर पे तरदीद नहीं की, बल्कि ये कहा कि मुझे जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई वो मैंने एहसन तरीके से सरअंजाम दी।
तो आपको क्या लगता है कि क्या ये खबर नून लीग की तरफ से जो है जारी की गई है या लीक की गई है? इसका मकसद क्या हो सकता है? ऑब्वियसली देखें जी, उनका एहसन इकबाल साहब उनकी जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तो उनके हवाले से तो खबरें टेलीविज़न पे चलती रहीं कि, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है तो ख्वाहिश पे तो कोई पाबंदी नहीं। ख्वाहिश तो कर सकते हैं, दिगर जमात के लोग भी कर सकते हैं या कोई और भी, लेकिन प्राइमरीली मतीउल्लाह जान दो बातें बड़ी ज़हन में इम्पोर्टेंट रखने की कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट आया वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, ये सब्सिक्वेंटली एडेड है। दूसरी बात है कि उसका रोल क्या है केयर टेकर गवर्नमेंट का, और बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो इलेक्शन को, कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कंडक्ट करने में असिस्ट करेगा। तो वो उस असिस्टेंस में वो नॉन पार्टिजन होगा, इम्पार्शल होगा। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि इसहाक डार साहब एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री वो लिए हुए हैं, उनकी फिर जो उनकी लीडरशिप है उनके साथ उनके रिलेशंस हैं, तो या तो ये हो कि जो शख्स इस मनसब पे आए तो वो इतना स्ट्रॉन्ग उसकी कन्विक्शन हो कि वो प्रूव करे कि वो इम्पार्शल नॉन पार्टिजन हो के तो ये इलेक्शन करवाएगा। लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि अगर कोई शख्स जो है जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड है, किसी सो स्ट्रांगली एफिलिएटेड है किसी जमात के साथ, उसको आप केयर टेकर का फंक्शन, हाँ इलेक्शन जीत के उसके बाद जिसको मर्जी वो प्राइम मिनिस्टर बनाए, जिसके पास वो, लेकिन ये तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये केयर टेकर बनाए जाते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो ऐसा पर्पस और फंक्शन है जो कि जो सियासतदान है हमारे वो इस काबिल ही नहीं है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकें, तो इसलिए कोई गैर जानबदार शख्स का होना ज़रूरी है। आपकी बातों से तो यही मतलब मिलता है। हमें एजाज सैयद ने भी ज्वाइन किया है, बुखारी साहब, हम इन्हीं से जान मालूम कर लेते हैं। एजाज साहब, इसमें मैं एक बात चीज ऐड कर दूं। जी जी, एक बात ऐड कर दूं, लेकिन कोई भी आपने ये कहा ना कि वो मेरे मुंह में तो ना डाले कि पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन है। दी ओनली पॉलिटिशियन कि वो वॉलंटरली फिर गिव अप करे कि वो नॉन अलाइंड है, वो नॉन पार्टिजन है, वो इम्पार्शल है और बाय कंडक्ट प्रूव करे, तो फिर तो बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिन पे एतमाद किया जा सकता है, मसलन कोई नाम आपके इन्वॉल्व किया जा सकता है। मसलन आपके ज़हन में कोई नाम? मैं आप खुद तो नाम नहीं दे सकता अभी, लेकिन मेरी पार्टी ज़रूर इस पर गौर ज़रूर कर रही होगी। ठीक है, चले, हमें एजाज सैयद साहब ने ज्वाइन किया। एजाज सैयद साहब, शरीर मान ने कहा ये फेक न्यूज़ है, तो ये शहबाज राना साहब ने भी दी, आपने भी ये खबर ब्रेक की, तो ये आप कैसे फेक न्यूज़ हो गई? जो शरीर रहमान साहबा ने कहा है उसका बड़ा एहतराम है, और इसकी कोई डिसक्रेडिट या क्रेडिट है वो उसकी भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और मैं शहबाज को भी कहता हूँ उसे भी लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि आपको भी मतीउल्लाह पता है, और ज़ाहिर है मेरा भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने जब ये सुना ना इसहाक डार साहब का नाम, तो मेरे लिए किसी इलेक्ट्रिक शॉक से कम नहीं था, क्योंकि जिन ख्यालात का इजहार अभी किया है हमारे बहुत सारे साथियों ने, मैं बिल्कुल उन्हीं ख्यालात का हामिल हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर आप एक नॉन पार्टिजन आदमी को या एक ऐसा शख्स जो कि एक पार्टी के सरबराह के फैमिली मेंबर हो, उसको जब तैनात करेंगे तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी चले ये तो हो गया ना। मुझे ये बताएं कि आपने कैसे बिलीव कर लिया, और ये हाउ जेन्युइन वाज दिस इंफॉर्मेशन, इसको वेरीफाई कैसे आपने किया? मतीउल्लाह, दो मुख्तलिफ ओहदेदार, आला ओहदेदार, उनमें से मैं ये कहूँगा कि एक आईनी ओहदे पर बैठा हुआ बहुत जिम्मेदार आदमी जब वो ये बात कह रहा है, तो फिर आपको बिलीव ना करने या ना करने के वाले से कोई आपके पास चारा नहीं आता। और दोनों ऐसे बंदे जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं है,
और एक बड़े करीब है और एक इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब है। तो मेरी आज तक का तजर्बा तो कभी गलती साबित हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा है जो अभी पब्लिक डोमेन में आया है, एक हिस्सा है उसको अभी हम पब्लिक डोमेन में मैं लेके आऊंगा और वो अनडिनाइबल है। वो उसकी जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं उसकी वो ऑन द रिकॉर्ड उसकी तस्दीक कर चुके हैं। मगर वो तस्दीक ये भी की गई थी कि इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया गया है, उनको नाम भेजा गया। मेरी इतलात के मुताबिक मुझे ये जो बताया गया था कि इस बारे में जो इतला है वो इस्टेब्लिशमेंट को भी दी गई है और बराह रास्त आसिफ अली जरदारी को भी दी गई हुई है। ये मुझे जरूर बताया गया था। बाकी जो सूरत हाल है ये आपके सामने। आप दुबई मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे चीजें डिस्कस हुई जी, और खाली ये दुबई मुलाकातें नहीं, इसके अलावा भी जो वेलकम बैक। सैयद हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बुखारी साहब, इसहाक डार बतौर वज़ीर ख़जाना, एक सोच ये भी है कि IMF के साथ जो डील हुई है उसके तसलसल, उसकी कंटिन्यूटी के लिए शायद ये ज़रूरी था कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना ही बतौर निगरान वज़ीर आज़म इस ज़िम्मेदारी को निभाएं। तो आपके ख़्याल में ये आइनी और कानूनी तौर पे तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, जिस पे भी वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन मान जाएं, तो ये IMF का फैक्टर कितना अहम है आपके नज़दीक? देखें, IMF का एक फैक्टर है और एक है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का। और इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही अगर कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाएं तो फिर वो इलेक्शन क्या होगा? हम तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर व एज ए पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से उसका ऑफिस में हम तो समझते हैं कि हमारी प्राइमरीली हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी तवक्को भी है, हमारी उम्मीद भी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। और आगाज में ही अगर आप इस किस्म की नॉमिनेशंस करेंगे तो फिर तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क शुरू डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पे बिल्कुल डेलिब्रेशन की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप, बड़ी सेन पॉलिटिकल लीडरशिप एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म आपका प्लान कोई नून का है तो आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन हम तो बड़ी प्रीवियस पार्टी समझती है बाय ऑल मीन्स अगर रेजोल्यूशन होती है या टर्म पूरी होती है तो 60 डेज या मैक्सिमम इट शुड नॉट गो बियॉन्ड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इलेक्शंस। लेकिन इलेक्शंस को, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, उसके लिए भी तो उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी फेयरनेस के हवाले से भी तो आपको कुछ मेजर्स लेने हैं। मगर एक वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म कैसे असरअंदाज हो सकता है इलेक्शंस पे? यहाँ पे तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म की कभी कभी इतनी नहीं चलती, और वैसे भी इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक अब मुकम्मल तौर पे बाख्तियार है। ये देख रहे हैं कि पास में 2013 का इलेक्शन भी आपके सामने है, 2018 का इलेक्शन भी आपके सामने है। चले मैं आपको 2013-2018 के निगरान वज़ीर आज़मों के नाम बता देता हूँ और फिर आप बताइएगा ये कैसे इलेक्शन पे असरअंदाज हुए। नासिर मुल्क थे 2018 में जो है वो निगरान वज़ीर आज़म, जिनका भी शायद नाम भी किसी को नहीं याद होगा। मीर हज़ार खान खोसो थे 2013 में, मोहम्मद मियाँ सुमरो थे 2008 में, और 1996 में मिराज खालिद थे, 93 में मोइन कुरैशी थे, और उससे पहले बलक शाह मज़ारी और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। इन निगरान वज़ीर आज़मों ने क्या किया और आज तक इलेक्शंस के हवाले से इन पे क्या इल्ज़ाम लगे? देखिए, बात इल्ज़ाम ये देखे ना, अब लेट्स नॉट रिपीट ऑल दोज थिंग्स, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और ये RTS का बैठना और कबल अज़ वक्त अनाउंस करना, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत भी है और उसका किरदार भी बड़ा अहम है। मगर ये RTS का बैठना जो है, इसका इल्ज़ाम नासिर मुल्क साहब पे आप लगा रहे हैं जो निगरान वज़ीर आज़म से 2018 में। देखे ना, फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने क्या कहा था, तो इल्ज़ाम क्या, मैं क्या इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, ये तो क्रेडिट फिर पीपल्स पार्टी को जाता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी तो ये रिजल्ट मानने को तैयार नहीं थी, वो ओथ लेने को तैयार नहीं थी, वो असेंबली में जाने को तैयार नहीं थी,
तो पीपल्स पार्टी ने परसुएट किया कि इलेक्शन, इस जो इलेक्शन का प्रोसेस है इससे बाहर नहीं होते, प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते। बट आई होप कि आप नासिर बुल साहब को खलाई मखलूक नहीं कहते थे। भला खलाई मखलूक आप जिसको मर्जी कहें, लेकिन इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। चले, बिल्कुल सही है। एजाज सैयद साहब, क्या आपको लॉजिक लगा इसहाक डार साहब के नाम के पीछे? क्या मजबूरी थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि इनका नाम जो है आपके नज़दीक बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए? अच्छा मतीउल्लाह, दो बातें हैं जो पहले नईर बुखारी साहब से गुफ्तगू आपकी चल रही थी, मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, और आपने वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का भी जिक्र किया। मतीउल्लाह, अगर आप ना इलेक्शन कमीशन की तरफ देखें ना, तो अगर पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन भारत के इलेक्शन कमीशन से मुआजना करवाए ना, तो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बाय बुक अगर देखें तो ज़्यादा पावरफुल है दैन इंडियन इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास किसी को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं है। आपके इलेक्शन कमिश्नर के पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास और इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का इख्तियार है कि वो लोगों को गिरफ्तार कर सकते, जो अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए। वो कर पाया या नहीं, आज भी इमरान खान के बारे में उन्होंने एक जारी किया, वारंट जारी किया। देखिए, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, आपका इलेक्शन कमीशन कर सकता है, किया है लोगों को। ठीक है, उस पर भी अभी डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन किया है ना, हुए हैं लोग। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में निगरान हुकूमतों का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होता है, अभी रिसेंटली आपको पता है मोदी हुकूमत ने इलेक्शन करवाया है और कांग्रेस जीत गई है एक सूबे में, तो मोदी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि जी धांधली हो गई है, यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना कि धांधली हो गई, निगरान हुकूमतें भी हो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक जो नया फिनोमेना है, या नया नहीं बड़ा पुराना फिनोमेना है, वो इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है जिसके ऊपर लोग सवाल उठाते हैं, और बाज़ का हमारी सियासी जमातें नाम लेने से भी ज़ाहिर कतराती हैं, हमारी तारीख रही है इसमें। ये जो इसहाक डार साहब का नाम लेने की ज़रूरत पड़ी, ये बेसिकली ये सारी मामलात उसी से जुड़े हुए हैं कि ये एक पसे चिलबन, पसे पर्दा गुफ्तगू हो रही है, नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू हो रही है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू हो रही है, और दोनों जमातों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और नून लीग में, आपस में एतमाद का शदीद फुकदान है। जो मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, निगरान हुकूमतों के हवाले से इनका एक इख्तलाफ सामने आया था। अब पसे पर्दा जो मेरे पास मालूमात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि देखिए, जो पंजाब का निगरान वज़ीर आला है वो हमने आपकी नॉमिनी ली, यानी किसकी नॉमिनी ली? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नॉमिनी ली। अच्छा। तो अब हम चाहते हैं कि जो मरकज़ का निगरान वज़ीर आज़म है वो हमारी नॉमिनी हो। अब मरकज़ का निगरान वज़ीर आज़म हमारी नॉमिनी हो तो आइन क्या कहता है? आइन तो ये कहता है ना कि जो वज़ीर आज़म होगा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ 3 नामों से एक नाम के ऊपर इत्तफाक करेगा और वो नाम सदर के पास जाएगा और सदर को उसको साइन पे करना पड़ेंगे। अब राजा रियाज हैं आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का टिकट लेना है। अच्छा। उनसे मुस्लिम लीग नून के सदर मुशावरत करेंगे जो वज़ीर आज़म है और वो लगाएंगे। अब वो क्यों चाहते हैं कि उनकी नॉमिनी ही क्यों आए? वो इसलिए चाहते हैं कि वो ये सोचते हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के शायद ये सोचते हैं कि अगर हमने नॉमिनी कोई न्यूट्रल लगा दी, नासरुल मुल्क जैसा कोई शख्स लगा दिया, या और माजी में जो कमजोर लोग लगा दिए, तो कल ये ना हो कि उनकी जो उनका जो स्टीयरिंग है वो किसी और के पास चला जाए और हमारे हाथ में कुछ ना रहे। तो ये थिंकिंग है। मगर एजाज सवाल तो ये है ना कि ये जो स्टीयरिंग है जिस गाड़ी का, वो तो गाड़ी बेचारी जो है वो चलने से भी आ रही है। निगरान वज़ीर आज़म होता क्या है? उसके पास अख्तियार ही कुछ नहीं है। ये आप देखें, मैंने सारों के नाम लिए निगरान वज़ीर आज़मों के, बहुत सौ के नाम अब भूल भी गए लोग, लेकिन इन पे कभी बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगा धांधली का। बिल्कुल ठीक बात। तो फिर निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पे इतनी लड़ाई क्यों? कोई खास तकनीकी वजह है? कोई एक वजह है जो आईनी तौर पर शायद? मेरा ये ख्याल है कि ये जो बुनियादी वजह है ना, जिसका जिक्र अभी शायद नहीं किया जा रहा, दबे लफ्जों में हो रहा है, वो ये है कि शायद इलेक्शन वक्त पे ना हो। इलेक्शन वक्त पे ना होना ये बहुत बड़ा वाकया होगा पाकिस्तान में, और ये आईनी एतबार से आप आला अदालतें कवर करते हैं, तो ये कौन चाहेगा कि वक्त पे ना हो? मेरा ये ख्याल है कि शायद पॉलिटिकल कुव्वतें तो चाहेंगी कि वक्त के ऊपर हो इलेक्शन। तो फिर मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी चाहती है, ईमानदारी से चाहती है कि इलेक्शन वक्त के ऊपर हो, और मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाहती। तो फिर 3 महीने के बाद क्या होगा?
पॉसिबल है कि इलेक्शन डिले हो जाए। ये नहीं, देखिए ना, अगर इसका डिले blue हो तो litmus- क्या निगरान वज़ीर आज़म इस्तीफा दे देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। वो तो निगरान वज़ीर आज़म तो जारी रहेगा ना। तो फिर फायदा क्या अगर वक्त में इलेक्शन नहीं हो रहे नहीं, वो तो देखे ना, आप और आप ही साथ भी दे रहे हैं मजीद आगे जाने? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं ये वो सवाल है कि इलेक्शन क्या वक्त पर होंगे। पहली बात तो ये, क्या इलेक्शन वक्त के ऊपर होंगे? तो इस बात का तो इस बात से जुड़ा हुआ है। ये सवाल हम फिर बुखारी साहब के सामने ही रखते हैं। बुखारी साहब, अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते नवंबर में, तो फिर आप क्या समझते हैं बतौर एक सियासतदान, क्या मौक़िफ़ होना चाहिए सियासी जमातों का? देखिए, सियासी जमातें, मैं अपनी जमात की तो बात करता हूँ कि हम तो बहर सूरत हम चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र हुई और 5 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद हम समझते हैं कि इस मुल्क में अगर जमहूरियत को परवान चढ़ाना है तो इस सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी रहनी चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर वो जो माजी में जो होता रहा 10 साल फिर क्या होता रहा। हम चाहते हैं ये आइन के जो तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए और इलेक्शन बाय ऑल मीन्स मैं समझता हूँ कि ये नवंबर, मैक्सिमम नवंबर के फर्स्ट वीक तक होने चाहिए। अगर नहीं होते तो फिर मेरी पार्टी इस पर बैठ कर ज़रूर मुशावरत करेगी और अपना CEC में इस पर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि अल्टीमेटली हमें क्या स्टांस लेना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे? लगता नहीं है, हम तो हर सूरत तोक़ो करते हैं इलेक्शन, क्योंकि एक बुनियादी बात बतीउल्लाह जान ध्यान में रखें कि ये गवर्नमेंट बाय ऑल मींस 12 अगस्त के बाद नहीं होगी, तो फिर वो केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं उसको फैसिलिटेट भी करे, उसको असिस्ट भी करे और जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके मुताबिक उस पर इलेक्शन करवाए। और अगर नहीं करवाते तो ऑब्वियसली फिर पॉलिटिकल फोर्सेस को ये बिल्कुल बैठ के गौर करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, और हम समझते हैं कि हमारी ये जो निगरान हुकूमत को बाख्तियार बनाने की बातें हो रही हैं और इस हवाले से एक मजवज़ा एक दस्तावेज़ भी तैयार हो चुकी है बिल की सूरत में, तो निगरान हुकूमत को बाख्तियार बनाने के क्या मुहर्रकात हैं? आई एम श्योर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़रूर इतने अहम बिल के ऊपर मुशावरत की गई होगी। किस किस्म का अख्तियार देना चाह रहे हैं निगरान हुकूमत को? देखिए मतीउल्लाह, इस पे जो आपका इलेक्शन एक्ट है 2017 उसमें पैरामीटर्स डिफाइंड है और इवन इस पे जजमेंट्स भी हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या रोल क्या होता है, क्या अथॉरिटी क्या है, तो वो तो डे टू डे अफेयर्स के लिए है। अब ये अगर कोई अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं तो लेट्स सी कि हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो पार्लियामेंट में हमारे मेंबर्स बैठे हैं उनके साथ उनकी मुशावरत होगी और वो अल्टीमेटली पार्टी से ज़रूर गाइडेंस भी लेते हैं, लीडरशिप से भी। और एट केस इस किस्म की अगर अमेंडमेंट आए तो पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी बैठ जाती है। मिसाल के तौर पे किस किस्म का अख्तियार चाहिए? सो फार अभी तक हमें इंटीमेट नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक एज पार्टी को इंटीमेट नहीं हुआ, मगर बिहाइंड द क्लोज डोर कुछ चीज़ें तय हो गई हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा तय हो गई हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्राइमरीली केयर टेकर गवर्नमेंट का जो रोल है वो बड़ा डिफाइंड है अंडर द लॉ, अंडर द जजमेंट्स ऑल्सो। अगर ये आज आप जैसे कह रहे हैं कि जी कुछ अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में, अगर वो लाएंगे तो हमारी मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के वो मौजूद हैं, एक हमारी कमेटी भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर उन्होंने कोई लॉज प्रपोज किए तो वो लॉज अल्टीमेटली वो कमेटी ज़रूर डिस्कस करती है अपनी लीडरशिप से भी, और अगर वो ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज हों तो हमारी कोर कमेटी ज़रूर डिस्कस करती है उसको। ठीक। तो सो फार हमें कोई इंटीमेट नहीं किया गया। क्या केयर टेकर गवर्नमेंट को मरदमशुमारी के नताइज के हवाले से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का भी अख्तियार दिया जाना चाहिए? देखिए जी, वट एवर इज डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन उस पर अमल होना चाहिए। आपके ख्याल में निगरान हुकूमत बुला सकती है मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास और नई मरदमशुमारी जो डिजिटल मरदमशुमारी है 2022 की
उसको नोटिफाई कर सकती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स होती हैं ये पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव होती हैं? आपके ख्याल में अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल देना चाहते हैं तो यू नीड टू अमेंड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब पार्लियामेंट इन एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो आप कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड करेंगे? एग्जैक्टली लेकिन उसमें सिर्फ सीटों की तादाद बढ़ाना मकसद नहीं है। शायद जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, वोटरों की तादाद है, वो उनके मसावियाना तकसीम के हवाले से भी तो नई हदबंदी हो सकती है। नहीं, देखिए जी, हदबंदी इज अ डिफरेंट थिंग, नंबर ऑफ सीट्स इज अ डिफरेंट थिंग। सही। कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉमा फुल स्टॉप भी आपने ऐड करना और डिलीट करना हो तो विदाउट 2/3 मेजोरिटी वो आप नहीं कर सकते। ठीक। आपने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में पोस्टोफी एस लगाना हो, रिमूव करना हो, आप पार्लियामेंट के बगैर नहीं कर सकते। ठीक। वो कभी अगर करते हैं तो वो आपके पास प्रोविजन ऑर्डिनेंस किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सही। ऑब्वियसली तो ये जो लॉ रिफॉर्म्स आ रही हैं बज़ाहिर इलेक्शन एक्ट में तब्दीली, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली इसकी भरपूर हिमायत करेगी। देखो वो मैंने कहा ना, हमारी कमेटी बैठी हुई है। अगर कमेटी ने फील किया कि उनको कुछ गाइडेंस पार्टी से चाहिए तो वो कोर कमेटी में ले आएंगे। ठीक। लेकिन जो देखे ना, अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगर जो सेंसस का इशू जाता है, चलो भला वो अप्रूव कर भी देते हैं, लेकिन उसकी री एलोकेशन तो कॉन्स्टिट्यूंसीज की हो सकती है, लेकिन तादाद ना किसी प्रोविंस की कॉन्स्टिट्यूंसी की बढ़ सकती है, न किसी वफाक की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नंबर बढ़ाया जा सकता है। ऑब्वियसली। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताते चलें, लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज ने भी काशिफ अब्बासी को एक इंटरव्यू में ये कहा है कि इसहाक डार जो हैं वो उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, वो नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी हैं, इसलिए उनका नाम तजवीज़ करना मुनासिब ना होगा। राजा रियाज ने ये इंटरव्यू कुछ देर पहले ही दिया है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम यही सवाल एजाज सैयद के सामने रखेंगे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं नए निगरान वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से। मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का नाम ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है, मगर एजाज सैयद साहब, बड़ा ही एक कशीदगी का माहौल है। जब भी कोई हुकूमत जाने वाली होती है तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो तो आपके अहकामात मानने से इनकारी हो जाती है। हम अब देख रहे हैं कि आज भी कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकायदा वज़ीर दिफा से मुखातब होकर कहा कि सेक्रेटरी दाखिला को यहाँ मौजूद होना चाहिए था और वो किसी की बात नहीं मान रहे। कोई लाइसेंसों की जारी करने का मसला है, आखिरी दिन रह गए हैं, सारे MNA जो भी हुक्मरान जमात के तहत के वो लाइसेंस ले रहे हैं ठप्पे लगवा के आखिरी दिनों में, मगर इन दिनों में ब्यूरोक्रेसी जो है वो बात मानने से इनकारी हो जाती है। वो देख रहे होते हैं हुकूमत जा रही है। तो आपको लगता है इसहाक डार का नाम जो है ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को इन आखिरी चंद दिनों में सिर्फ जगह पर रखने के लिए फ्लोट किया गया हो कि हम कहीं नहीं जा रहे, इसहाक डार साहब आ रहे? मतलब ये भी हो सकता है, मैं इस बात को रूल आउट नहीं करता हूँ। और आपको पता है पसे पर्दा बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मैं और आप एक चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे कि इस वक्त क्या सियासी जमातें इतनी ताकतवर हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा ताकतवर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा ताकतवर हैं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट का जोर इस्टेब्लिशमेंट ने हासिल किया है। तो एक वो पहलू भी है और एक ये पहलू भी है, जिस तरह कि मैंने कहा डिस्ट्रस्ट है दोनों जमातों में, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, वो भी डिस्ट्रस्ट है, और एक डिस्ट्रस्ट विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है। वहाँ पर आपको पता है नवाज शरीफ साहब की थिंकिंग क्या है, वहाँ पर आपको पता है शहबाज शरीफ साहब की थिंकिंग क्या है, वो चीज़ें भी है। तो ब्यूरोक्रेसी का इस वक्त क्या सिचुएशन? ब्यूरोक्रेसी की सिचुएशन ये है कि अमली तौर पर ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया हुआ है। अमली तौर पर ये जो सेक्रेटरी दाखिला है मुर्तज़ा अब्बास, ये गुज़िश्ता 1.5-2 माह से ये अपने वज़ीर की, अपने पार्लिमानी सेक्रेटरी वज़ीर ममलिकत की बात नहीं मान रहे। अब इनके पास इख्तियार क्या, वजारत दाखिला के जो वज़ीर हैं उनके पास क्या इख्तियार है? इन दिनों भर्ती तो वो कर नहीं सकते, कोई ना भर्तियां हैं, मुल्क की माशी शहबाज शरीफ भी लेम डक हो गया। अब सुन लीजिए, इनके पास वज़ीर दाखिला के पास इख्तियार ये होता है
कि वो असला लाइसेंस नॉन प्रोहिबिटेड बोर का, प्रोहिबिटेड बोर का तो वज़ीर आज़म जारी करता था, अब वो मेरे ख्याल में वो भी पॉलिसी इन्होंने बदली है जाते जाते। तो सेक्रेटरी दाखिला के पास फाइलें पड़ी हुई हैं, वो जारी नहीं कर रहे क्यों? अच्छा, और एट द सेम टाइम सेक्रेटरी दाखिला को कहीं और से फोन आता है, कहीं और का मतलब आप समझ रहे हैं ना, फौरी वो जारी हो जाते हैं, लाइसेंस जारी हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी से कहीं से फोन आता है, वो फौरी जारी है। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने सेक्रेटरी दाखिला को कहा कि जी इनको फारग करें। सेक्रेटरी दाखिला की आप देखें, सेक्रेटरी दाखिला को फारग करें, किससे कहा? गवर्नमेंट को कहा कि इनको मुअत्तल करें, कोई और सेक्रेटरी दाखिला लगाए। वजह क्या बनी? वजह ये बनाई कि एक कमेटी बनी हुई है ये इसके ऊपर असला लाइसेंसेस के अदम इजरा पर जो अरकान कौमी असम्बली ने दी हुई है, और उस कमेटी का इजलास हुआ है। तो सेक्रेटरी दाखिला साहब का, मैं ये कहूँगा, मुझे बात तो ठीक नहीं, उनका इतना वो दिमाग खराब हुआ कहूँगा मैं, कि वो कमेटी इजलास में नहीं आए। अंदाजा करिए, पार्लियामेंट के। और फिर उनको बुलाया गया, तो इत्तेफाक से मैं था उधर, तो मैंने उनसे पूछा सेक्रेटरी दाखिला साहब से, मैंने कहा जी आप तो नहीं मानते, तो वो मुझे कहते हैं कि मैं आपको जवाब दे रही हूँ। मैंने कहा जवाब दे तो आप पार्लियामेंट को भी नहीं समझते शायद। तो खैर वो जो भी उनकी है, तो पॉइंट ये है कि ये खाली एक सेक्रेटरी दाखिला मुर्तज़ा अब्बास का मामला नहीं है, ये और लोगों का भी मामला है। और हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी का वाकई मतला उतना एहतसाब नहीं होता जितना हम सियासतदानों का करते हैं बेचारों का। अच्छा, आज जो आपको क्या लग रहा है, अब ये निगरान हुकूमत जब आ जाएगी तो कोई इत्तफाक हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे नाम शुरू में भी आए थे और हर बार हम सहाफ़ी लोग बड़े जोश और खरोश से वो नाम उछालते हैं कि जी ज़राए ने क्या, अब ये बनेगा, अब वो बनेगा। और मेरे ख्याल में हम सब ने तकरीबन एक एक दो दो तीन तीन नामों पे अब जो है ना वो बड़ा रिस्क ले रखा था। तो अब आपको क्या लगता है, अगर इसहाक़ नहीं तो कौन? मतीला, पहली बात तो ये है कि वो आपने नईर बुखारी साहब से भी पूछा कि जी 2-3 नाम ले, वो नहीं कह सके। मैं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है जिनके ऊपर लोग इत्तफाक ना करें, बिल्कुल ऐसे पॉलिटिशियन है। मैं आपको 3-4 नाम लेते, ये मेरा ख्याल, मेरा ये ख्याल है कि उनकी रिस्पेक्ट है। अच्छा, अक्रॉस पार्टी लाइन। अख्तर मेंगल को क्या मुस्लिम लीग नून एतमाद नहीं करती? क्या पीपल्स पार्टी एतमाद नहीं करती? रज़ा रबानी को, क्या रज़ा रबानी को मुस्लिम लीग नून एतमाद नहीं करती और बाकी जमातें एतमाद नहीं करती? इसी तरह बलोचिस्तान के 1-2 नाम लिए जा सकते हैं। फरतुल्ला बाबर है, चलो मैं भी अपना बंदा डाल। अच्छा, अब मैं आपको एक और नाम बताता हूँ। फरतुल्ला बाबर जो है उनको भी लोग रिस्पेक्ट की नजर, और अक्रॉस पार्टी लाइन, खाली उनकी अपनी जमात नहीं, बाकी जमातें भी। ठीक है। अच्छा, एक और पॉलिटिशियन है जो जिनके वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, मिसाल के तौर पे उनके सियासी इख्तलाफात भी रहे, वो फौजी हुकूमत के साथ भी रहे, चौधरी शुजात हुसैन। क्या उनको मुस्लिम लीग नून एतमाद नहीं करती? क्या उनको पीपल्स पार्टी एतमाद नहीं करती? नहीं, चौधरी शुजात हुसैन की, क्या उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ काम नहीं किया? क्या उनकी सेहत उनकी इजाजत देती है? देखें, यहाँ पर जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता, तो एक बिठा देते हैं कुर्सी पे, बस चुप करके बैठे। नहीं, हेल्थ सर्टिफिकेट भी नहीं देखा जाता, और सवाल वही है एजाज, सवाल वही है कि अगर एक निगरान हुकूमत का, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कोई इख्तियार ही नहीं होता, और मैंने नाम लिए हैं अभी पीछे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म आते रहे, तो फिर इतनी बहस क्यों? इसके पीछे अब की बार क्यों इतनी हसासियत है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए? मतलब मेरा ये ख्याल है, और कहा जा रहा है कि सियासतदान होना चाहिए या टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ ना, मैंने आगे तरीके से आपसे बात किया ताकि ये प्रोग्राम चले, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों के अंदर एक डीप इनसाइड एक फियर है, शक है, उनको शक है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि उनको शक है शायद इलेक्शन ना हो और शायद चीजें सियासतदानों के हाथ से ना निकल जाए, मुझे ये लगता है। और वो चाहते हैं कि जिसे कहते हैं ना वो टिपिकल थिंकिंग के साड़ा बंदा। तो क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म हाथ रखेगा, क्या करेगा? नहीं, वो हाथ रखेगा या नहीं रखेगा, हो सकता है वो रिजाइन करके आ जाए, वो एक्सपोज कर दे। अगर रिजाइन हो गया तो वज़ीर-ए-आज़म कैसे लगेगा? नहीं, दिस इज द पॉइंट ना, मैं यही तो वो पॉइंट है कि सियासी जमातें चाहती हैं कि ऐसा बंदा आए कि अगर चीजें उनके हाथ से निकले वो रिजाइन कर, वो उनके कहने पे रिजाइन करके आ जाए। वैसे तो बीच में ये एहसन बोन एडवोकेट साहब का भी नाम चला था कोई, तो मतलब अच्छा मतीला मेरे ख्याल में जो सियासी जमातों की अंडरस्टैंडिंग है ना, जो मेरे तक अभी तक पहुंची है, उनमें 4 चीजें तय हैं कि किसने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना। वो समझते हैं कि कोई साबिक जज, साबिक जर्नैल वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा, ना बनाया जाए। सही। वो कहते हैं कि साबिक ब्यूरोक्रेट को वज़ीर-ए-आज़म ना बनाया जाए। वो कहते हैं किसी टेक्नोक्रेट को वज़ीर-ए-आज़म ना बनाया जाए।
वो कहते हैं कि बनाया जाए किसी डिपेंडेबल पॉलिटिशियन को, और जिन जिन पॉलिटिशियंस के नाम मैंने लिए या आपने लिए और भी बहुत सारे। और फिर इकोनॉमिस्ट का क्या रोल हो सकता है, माहिर मुआश या मतीला? कुछ भी नहीं रोल हो सकता। अच्छा, वो तो वजीर खजाना का काम होगा ना। क्या वजीर आज शहबाज शरीफ इकोनॉमी चला रहे हैं? वो तो वजीर खजाना चलाता है। और वजीर दिफा का तो वैसे भी कोई काम ही नहीं होता, वो तो सेल्फ डिफेंस होता है, मिनिस्टर फॉर सेल्फ, वो सेल्फ मिनिस्टर फॉर सेल्फ डिफेंस। बिल्कुल ये सही बात की। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। एजाज, क्या लग रहा है आपको, शहरी रहमान ने क्या है कि मीडिया जो है वो फेक न्यूज़ दे रहा है निगरान वज़ीर आज़म के। मीडिया को तो महंगाई की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और महंगाई के हवाले से सवाल करना चाहिए, और ये बात शहरी रहमान कह रही हैं जो हुकूमत में हैं, जो वज़ीर हैं, और वो मीडिया को दर्स दे रही हैं कि महंगाई के ऊपर जो है आप लोग बात नहीं करते हैं। तो भाई आप पहले तो आप जवाब देना, महंगाई क्यों है? नहीं, तो इसका जिम्मेदार क्या पीपल्स पार्टी नहीं है या नून लीग, कौन है? मेरे ख्याल में पहले तो श्री रहमान साहबा को ये जवाब देना चाहिए कि वो पार्लियामेंट में आके कितनी दफ़ा उन्होंने महंगाई के ऊपर बात की है और महंगाई रोकने के लिए क्या इकदाम उन्होंने रिकमेंड किए हैं। ये लेक्चर देने बड़ी आसान बातें हैं। बेसिकली मकसद ये है कि हम उनकी तरफ, उनके ऊपर जो मीडिया है उसकी तवज्जो कम हो। मीडिया ये जो सियासी जमातें कर रही हैं या हमारी ब्यूरोक्रेसी कर रही है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो ये चाहते हैं हमारी तरफ ना देखें। ये जो महंगाई है वो क्यों हुई है? आपके मुल्क की मईशत ख़राब है। मईशत क्यों ख़राब है? कि आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत नहीं है। और आपके अंदर, मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी क्यों नहीं मजबूत, वो लंबी बात है। और इसके जो सबसे बड़े जिनके बारे में कहा जाता है किरदार हैं जमहूरियत की कमज़ोरी में, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की भी बात की जाती है। उनका हालिया माजी तो बड़ा ताबनाक रहा है, उनका मुस्तकबिल कैसा होगा आपके ख्याल में? क्या लग रहा है, इलेक्शन में होंगे नहीं होंगे? मतलब मैं नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन नहीं, जो चीजें लेकिन जो चीजें नजर आ रही है ना, जो चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि आपसे बड़े नजूमी हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास। मतलब जो चीजें ग्राउंड पे नजर आ रही हैं वो तो वाज़े तौर पे नजर आ रही हैं कि इमरान खान साहब एक तो डिस्क्वालीफाई भी होंगे इलेक्शन से पहले, और एक वो गिरफ्तार भी होंगे। मुझे इलेक्शन के दौरान इमरान खान साहब आज़ाद नज़र नहीं आते, मुझे इलेक्शन में वो नज़र भी नहीं आते। मेरी वो प्लस माइनस है, कोई नजूमी वाली बात नहीं, वो प्लस माइनस जो केसेस हैं। और आप अदालतों में जाते हैं, आपको पता है कि केसेस किस जगह पे पहुंचे हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल। और फिर केसेस भी किस जगह पर पहुंचे हुए हैं, और आखिरी अदलिया से जो उनकी आखिरी उम्मीद है, और अदलिया के अंदर तब्दीलियाँ भी किस जगह पे पहुंची हुई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन हो। तो क्या आपको लग रहा है कि उनके बगैर बल्ला का निशान होगा बैलेट पेपर? यू नेवर नो मतीला। आपको पता है उस दिन मैं और आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद थे जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया था और फॉरेन फंडिंग का रेफरेंस भेज दिया था एडिशनल सेशन जज की अदालत में। उस दिन मैं और आप उधर मौजूद थे। और फिर आपको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने एक केस किया हुआ है पार्टी के हवाले से। सही। तो यू नेवर नो कि कल क्या हो। नोवर नोज। ख़ास तौर पे निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी भी कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा, और यकीन तौर पे साग डार का नाम सुन के ब्यूरोक्रेसी थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर जगह पे आई होगी। आप देखें वो कब तक जगह पे रहेगी। मगर जिस इदारे ने आइंदा इलेक्शंस कराने इस मुल्क में, उस इदारे की एक साख का एक सबसे बड़ा इम्तिहान कल होगा, क्योंकि कल के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं, और इस्लामाबाद IG को ये हुक्म दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए। और क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा? ये मामला इलेक्शन कमीशन की साख से जुड़ा है, और एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन कमीशन ने इस मुल्क में इंतखाबात कराने हैं, और वो भी साफ और शफाफ। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।